एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हैं एंड मे बी इस बार भी क्वेश्चंस पूछ लिए यहाँ से। टॉपिक क्या है? टॉपिक है विकास का समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसकी जो मेन थियरी है, जैसे कि आपका डिपेंडेंसी थियरी यानी कि जो निर्भरता सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत है, चक्रीय सिद्धांत है, असमान विकास का जो सिद्धांत है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं एंड मे बी इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारी पहली थियरी है वो है डिपेंडेंसी थियरी। मैं मेनली ज़्यादा विकास के समाजशास्त्र के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी फिर बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में मेनली थियरीज ही बताऊंगी जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है। तो जो पहली थियरी है वो है डिपेंडेंसी थियरी। ये जो थियरी है यानी कि निर्भरता का जो सिद्धांत है, विकास का निर्भरता का सिद्धांत, इसको दिया था रॉल प्रीबिस्ट ने। ठीक है, इनकी एक थीसिस आई थी 1949 में। तो ये जब थीसिस आई तो वहाँ से ये टर्म आई कि डिपेंडेंसी कोई चीज़ होती है कि जो एक देश है वो दूसरे देश पे किसी तरीके से निर्भर होते हैं और जो विकसित देश हैं वो दूसरे देशों का शोषण करते हैं। तो वहाँ से ये टर्म आई डिपेंडेंसी थियरी 1949 में। बट इन्होंने सिर्फ इस टर्म को दे दिया, ये उतना ज़्यादा तब पॉपुलर नहीं हो पाया। 1949 के टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, बट ये सिर्फ वहाँ पे इन्होंने सिद्धांत दे दिया अपनी थीसिस में। देन फिर आए आपके पॉल ए बरान। ठीक है, इनकी बुक थी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। ये बुक आई इनकी 1957 में यानी कि 1957 में। और तब इन्होंने ये जो थियरी थी डिपेंडेंसी थियरी, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार करके बताया और वहाँ से ये जो थियरी है ये पॉपुलर होनी शुरू हुई। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में बताई कि क्यों विकसित देश शोषण करते हैं और क्यों अल्प विकसित देश पिछड़ जाते हैं, आखिर क्या क्या रीजंस हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बुक जो थी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, इसमें इन्होंने बताया, पॉल ए बरान ने। ठीक है, फिर पॉल ए बरान को ही फॉलो किया आपके बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट थे एजी फ्रैंक। इन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। तो ये जो डिपेंडेंसी थियरी है ये आई थी 1949 में। बट ये चीज़ फेमस कब हुई? तो अगर एग्जाम में पूछता है कि ये सिद्धांत कब मुख्यतः आया, तो आप 1960 से 1970 के बीच में, तो मेनली आप लगाओगे 1960। ठीक है, ये यहाँ पे फेमस हुआ इसीलिए 1960 इसका माना जाता है। फिर ये जो ए बरान थे इन्हीं को फॉलो किया आपके एजी फ्रैंक ने। एजी फ्रैंक ने सिद्धांत दिया केंद्र छोर का सिद्धांत। इन्होंने सबसे पहले टर्म यूज़ करी अल्प विकसित देश। जो अल्प विकसित का विकास है वो टर्म इन्होंने यूज़ करी और अल्प विकसित देश बताया उन देशों को जो कि पिछड़ जाते हैं किसी कारणवश। इन्होंने कहा कि जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरा विश्व है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो केंद्र में देश हैं जो कि विकसित हैं और दूसरे छोर पे हैं यानी कि उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे, किनारे बिल्कुल पड़े हुए हैं। जो छोर पे देश हैं वो अल्प विकसित हैं। अब वो देश क्यों अल्प विकसित हैं? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि उसके लिए 3 रीज़न मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। एजी फ्रैंक ने बताया कि अगर कोई देश विकास नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए 3 रीज़न मुख्यतः उत्तरदायी हैं। पहला रीज़न तो ये है कि उस देश का इतिहास कैसा रहा है। जैसे कि हमारा भारत देश है, तो हमारे भारत देश का विकास क्यों नहीं हो पाया? तो इसके लिए हमें उसके इतिहास को जानना होगा। कुछ ऐसे ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो राजा लोग थे वो आपस में ही लड़ जाते थे और फिर जो विदेशी लोग थे आक्रमण कर देते थे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रही हैं। तो हमारे देश का इतिहास क्या कहता है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि कोई देश क्यों विकसित हो गया और क्यों अल्प विकसित रह गया। दूसरी चीज़ एजी फ्रैंक ने बताई कि किस तरीके से जो अल्प विकसित देश है उसका विकसित देशों से संबंध कैसा रहा है। मतलब कि कोई भी देश अगर विकास नहीं कर पा रहा है तो उसका रीज़न है कि वो किस तरीके से संबंधित रहा है जो विकसित देश हैं। जैसे कि अपना भारत है, तो अपना भारत विकसित देश यानी कि इंग्लैंड से संबंधित तो रहा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुख्यतः शासन करने की कोशिश करी।
इंडिया के विकास की बात उन्होंने नहीं करी। क्यों करें भाई, वो तो साम्राज्यवादी सोच के साथ आए थे ना, तो उन्होंने साम्राज्यवादी चीज़ों को आगे बढ़ाया और उन्होंने शासन करने की कोशिश करी। इंडिया के डेवलपमेंट में उन्होंने अपरोक्ष रूप से तो योगदान दिया, जैसे रेलवेज वगैरह उन्हीं की देन है, लेकिन जानबूझ के वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि भारत का विकास हो। तो विकसित देशों से उसका किस तरीके का संबंध है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। थर्ड चीज़ इन्होंने बताई कि निर्भरता, कोई भी देश अगर विकास नहीं कर पा रहा है तो इसका मुख्य कारण है कि वो विकसित देशों पर बहुत अधिक निर्भर है। या तो उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या तो फिर अगर प्राकृतिक संसाधन है तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कि कैसे उन संसाधनों का वो यूज़ करे। जैसे कि अपनी इंडिया को ले लो, ठीक है, तो इंडिया अभी थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, बट इससे पहले अगर डेवलपिंग नहीं था तो उसका रीज़न यही था कि हमारे पास संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, लेकिन उस चीज़ का सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा था, उस चीज़ को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, दैट वाई कि हम लोग पिछड़े हुए थे। ठीक है, तो जितनी अधिक निर्भरता होगी विकसित देशों पर, उतना ही अधिक हम पिछड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ से मंगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी मुद्रा वहाँ पे जाएगी, हमारे देश के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी। तो जितना ज़्यादा निर्भरता होगी दूसरे देशों पर, कोई भी देश उतना ही ज़्यादा पिछड़ जाएगा। तो इन्होंने यही चीज़ें बताई अपने केंद्र छोर के सिद्धांत में कि जो लोग केंद्र में हैं, जो देश केंद्र में हैं वो विकसित हैं, और जो छोर पे हैं वो अल्प विकसित हैं। तो अल्प विकसित शब्द भी सबसे पहले इन्होंने दिया एजी फ्रैंक ने। नेक्स्ट थियरी आती है आपकी गुन्नार मिल्डर की। इनकी बुक कई बार पूछी गई है, एशियन ड्रामा, बहुत ही फेमस सी बुक है एशियन ड्रामा, सबको पता होगी। तो इसमें इन्होंने दिया चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत मतलब कि जो ये डेवलपमेंट है ये एक सर्कल में होता है, ऐसे करके, ठीक है। कैसे, तो इन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर विकसित नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार है वहाँ की असमानता। असमानता में भी दो प्रकार की असमानताएं, मुख्यतः इन्होंने भारत को अपना संदर्भ बनाया और उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें बताई हैं। तो इन्होंने दो प्रकार की असमानताएं बताई। एक तो इन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो असमानता है, और दूसरी इन्होंने बताई जो क्षेत्रीय असमानता है। अंतर्राष्ट्रीय असमानता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता का मतलब है कि देखो, कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत अधिक है, मतलब कुछ देश जैसे कि आपके अमेरिका वगैरह हो गए, तो इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, प्लस इनके पास श्रम शक्ति भी है, प्लस इनके पास संसाधन भी है, तो सारी चीज़ें उनके पास हो गई ना। तो प्रोडक्शन भी उन्होंने ही ज़्यादा किया, प्लस वो वहाँ से आयात निर्यात भी हम वहीं से कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो लोग विकसित हो गए, हम लोग पिछड़ गए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक असमानताएं हैं, सभी देशों को बराबर चीज़ें नहीं प्राप्त हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो विकसित देश होते हैं वो चीज़ों को निर्यात करते हैं, मतलब कि हम लोग उनसे खरीदते हैं। तो अब खरीदने के लिए जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारे पास मुख्यतः क्या है? कृषि से उत्पादित अनाज है। तो जाहिर सी बात है कि हम अनाज को ही बेचेंगे, क्योंकि जैसे आपके पास कोई चीज़ आपको लेनी है तो जो चीज़ आपके पास होगी वही चीज़ तो आप बेचोगे। तो अगर हमारे पास अनाज है, या हमारे पास कोई कच्चा माल है, या फिर हमारे पास कोई श्रम शक्ति है, तो उस चीज़ को हम इन देशों को दे देते हैं, उनको हमने बेच दिया। तो जब हमने उनको वो चीज़ दे दी तो अब हमारे ही देश में उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हम और ज़्यादा बेचते हैं वो चीज़ें, फिर हमारे देश में और ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसको इन्होंने नाम दिया प्रसरण प्रभाव, और ये एक सर्कल में चलता रहता है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असमानता होती है, दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि एक देश के अंदर ही बहुत सारी असमानता होती है, क्षेत्रीय असमानता। जैसे कि आपने देखा है, अपने इंडिया में ही ले लो, कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि लगता है कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर भी असमानताएं हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि कुछ जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पे आवास की सुविधाएं ज़्यादा हैं, मतलब वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, रोज़गार वगैरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो लोग यहाँ से जा के वहाँ पे निवास करने लगे, वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, और जो क्षेत्र पिछड़ गए वो बिल्कुल पिछड़े ही रह गए। तो क्षेत्रीय स्तर पर भी असमानता होती है, इसीलिए कुछ क्षेत्र बिल्कुल विकास का केंद्र बन जाते हैं और कुछ जो क्षेत्र हैं वो बहुत अधिक पिछड़ जाते हैं। तो ये भी एक सर्कल के रूप में चलता रहता है।
तो ये इन्होंने बताया चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट जो थियरी है वह समीर अमीन की, इन्होंने दिया असमान विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी देश थे वो पहले वाणिज्यिक थे, मतलब कि पहले उन्होंने व्यापार करना चाहा, बाद में फिर वो साम्राज्यवादी हो गए। जैसे कि आप इंग्लैंड को ही ले लो, तो पहले तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की अपने देश में, फिर उसके बाद शासन करना शुरू कर दिया। तो पहले वो व्यापार करने के लिए आए, फिर साम्राज्यवादी बन गए। तो इसका परिणाम ये हुआ, ये जो पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद का परिणाम क्या हुआ कि पूरे विश्व में दो तरीके के देश बन गए। एक हो गए आत्म केंद्रित व्यवस्था वाले और दूसरे हो गए परिधीय देश। आत्म केंद्रित व्यवस्था वाले जो कि खुद में सक्षम थे, प्रोडक्शन भी वो कर लेते थे प्लस उसका कंजप्शन भी कर लेते हैं, मतलब कि उत्पादन भी उन्होंने कर लिया, चीज़ें उनके पास हैं भी, प्लस उनके पास उन चीज़ों का उपभोग करने के लिए जनसंख्या भी है, लोग भी हैं। तो ये हो गए आत्म केंद्रित व्यवस्था वाले, जिनको कह सकते हो आप आत्मनिर्भर हैं जो। फिर दूसरे देश होते हैं परिधीय देश, इसको उन्होंने नाम दिया समीर अमीन ने तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश ना तो उनके पास चीज़ें हैं कि वो इतना ज़्यादा अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें, ना तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है, ना तो टेक्नोलॉजी है, तो फिर ये और ज़्यादा पिछड़ते चले जाते हैं। तो पूरी दुनिया में पूंजीवाद की वजह से दो तरीके के देश बन गए, एक तो हो गए आपके आत्म केंद्रित व्यवस्था वाले, दूसरे हो गए परिधीय व्यवस्था वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है इमैनुअल वॉलस्टीन की। वॉलस्टीन ने दिया वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, यानी कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पूरे विश्व को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक देश होते हैं केंद्र में, फिर होते हैं परिधि में, फिर अर्ध परिधि में, उसके बाद बाह्य क्षेत्र में। तो केंद्र में जो देश होते हैं वो होते हैं बिल्कुल विकसित, पूर्णतः विकसित। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वॉलस्टीन ने पूर्णतः विकसित देशों में माना है इंग्लैंड को, हॉलैंड वगैरह को। फिर परिधीय देशों में इन्होंने रख दिया अमेरिका वगैरह को। क्यों? क्योंकि वहाँ की जब इन्होंने ये थ्योरी दी तब इन्होंने माना कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये केंद्र के देशों को श्रम सुविधाएं और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध करवाते हैं, निर्यात करते हैं। फिर आपके आते हैं अर्ध परिधीय वाले देश। अर्ध परिधीय वाले देशों में अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई तो वो और ज़्यादा पिछड़ते चले गए, पहले वो परिधीय देशों में आते थे। फिर लास्ट में आपके आते हैं बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में वो देश आते हैं जो कि बिल्कुल अपने देश के अंदर ही व्यापार करना पसंद करते हैं, कि हमें अपने ही देश में उत्पादन करना है, अपने ही देश में उसका उपभोग करना है, देश के अंदर ही अंदर करो, बाहर से हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो वो हो गए बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया कि बाह्य क्षेत्र, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधीय। ठीक है, एक तो कोर, फिर पेरिफेरल एंड सेमी पेरिफेरल, 3 चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो एंड कुछ थियरीज। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका गोल आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।